हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्य सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटिक्स की श्रृंखला में हम आज लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उनकी क्या भूमिका होती है, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। उसी प्रकार हम आज लोकसभा के पदाधिकारी के शक्तियों, कार्य और उनके भूमिका के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। उसमें भी जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका कार्यपालिका ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं और ये बड़ा टॉपिक है। इसमें काफी चीज, इसमें राष्ट्रपति है, संसद है, संसद के अंदर सारी चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा की समितियां, अन्य चीजें जितनी भी हैं देश के संचालन, शासन संचालन के लिए, ये टॉपिक से ही है। संविधान में इन टॉपिक को बहुत ही विस्तृत किया गया ताकि हर एक चीज को बहुत अच्छे डिफाइन किया जा सके। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती, सब कुछ अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आपको यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी या अन्य कोई एग्जाम हो, वहां पे आपको इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो आपको हल करने में कोई भी कठिनाई ना हो। साथियों, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि कल या परसों, हो सकता है कल या परसों से हम बीपीएससी के 5 साल के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। उसके संदर्भ में आपको हम, अगर कल होना होगा तो कल नोटिस दे देंगे, अगर परसों होना होगा तो परसों दे देंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए तो आपके टॉपिक को शुरू करते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारी क्या होते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा में 3 तरह के पदाधिकारी होते हैं, 3 पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला होगा लोकसभा का अध्यक्ष, सॉरी यह मिस्टेक हो गया, दूसरा होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, तीसरा होगा लोकसभा का महासचिव। तो इन तीनों को हम बारी बारी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य होता है, मतलब लोकसभा के सदस्य मतलब है कि लोकसभा सांसद, जो लोकसभा का सांसद होगा उसी में से एक को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, सदस्यों द्वारा बहुमत के माध्यम से अपना एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। वह अपने पद की शपथ अलग से ना लेकर लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है। इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता, बल्कि एक सांसद यानी लोकसभा सांसद के रूप में वो शपथ लेता है, संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो आप दोनों लगा सकते हो, कभी आ सकता है संसद सदस्य या लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है अध्यक्ष, ना कि अध्यक्ष के रूप में। पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव हेतु तिथि निर्धारित करता है। जब नई लोकसभा चुन के आती है, नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, तो उसमें राष्ट्रपति जिस दिन पहली बैठक होगी तो वो राष्ट्रपति क्या करता है, पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। सॉरी, मैंने प्रोटेम स्पीकर बता दिया था, इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्य क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, जो अन्य सदस्यों को शपथ भी दिलाता है, और फिर पहली बैठक में इस राष्ट्रपति सदस्यों के माध्यम से एक वोट डलवाता है कि किस व्यक्ति को हमें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो जिसको बहुमत मिलता है उसको हम लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति, ये डबल और हो गया, इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट, ये वरीयता होगी, वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष का क्रम 7वां होता है, मतलब पहले राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, सभापति, ऐसे करके 7वें क्रम पर आता है। ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है वो वरीयता क्रम में कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर होता है। मतलब कि जो इसका क्रम है वही क्रम भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी होता है, परंतु ये कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है। कैबिनेट मंत्री का क्रम जो वरीयता है वो इससे नीचे है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा
कि अध्यक्ष जब भी त्याग पत्र देगा तो वो केवल अध्यक्ष के पद से देगा, अध्यक्ष के पद से देगा, पद से देगा, ना कि लोकसभा सदस्यता से भी, सदस्यता से भी। अध्यक्ष के बाद वो सांसद रहेगा, अध्यक्ष नहीं रहता है तो भी वो सांसद तो रहेगा रहेगा। ठीक, आगे लोकसभा अध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो इस संदर्भ में संसद में कोई मतदान नहीं होता था। हमने संचित निधि क्या होता था थोड़ा सा इसको बताया था, आगे आने वाले टॉपिक में हम समझेंगे संचित निधि क्या होता है, इसमें किस प्रकार के धन रखे जाते हैं और किसके कंट्रोल में होता है, इस सबको पढ़ेंगे। अभी इतना मान लीजिए कि भारत सरकार का एक निधि होता है जहां से लोकसभा अध्यक्ष को वेतन दिया जाता है, पर दिया जाता है तो लोकसभा में इसके संदर्भ में मतदान नहीं होगा, लेकिन चर्चा जरूर हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं होगा लेकिन चर्चा हो सकती है। ठीक, आगे जीवी माल्यवांकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष एवं एम अनंत संयम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये फैक्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष का तो नहीं है लेकिन अध्यक्ष का आया हुआ है। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। आगे लोकसभा के पदाधिकारी के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्य करता है, तो पहला कार्य इसका है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता, लोकसभा की अध्यक्षता करता है, काट दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक, पहला यह होगा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा का अध्यक्षता करना एवं लोकसभा के प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखता है। दूसरा कार्य इसका होगी लोकसभा जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको बनाए रखता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी वही होता है लोकसभा में। तो उसका कार्य है कि लोकसभा की अध्यक्षता करे, उसका सदन का संचालन करे। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सदन को संचालित करने को सही से संचालित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है, अध्यक्ष के पास है। ठीक, ये हो गया। आगे लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब संयुक्त बैठक जो है उसकी अध्यक्षता 3 अधिकारी करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तीन अधिकारी करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। ठीक, सभापति क्यों नहीं करता, सभापति यानी उपराष्ट्रपति क्यों नहीं करता, क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक, आगे है संयुक्त अधिवेशन या बैठक। इसका उल्लेख कहाँ है संयुक्त बैठक का, तो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के अनुसार अगर दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर गतिरोध होता है, मतलब असहमति होती है कि विधेयक पास नहीं हो पाता ना इधर से ना उधर से, तो राष्ट्रपति विधेयक कर लीजिएगा इसको, राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। इसका उल्लेख कहाँ है, 108 में है। तो ये 2 बातें ध्यान रखिए क्योंकि संयुक्त अधिवेशन से प्रश्न आ चुके हैं। मतलब इसमें ये क्रम भी पूछा जा चुका है और यहाँ से भी पूछा गया 108 में है, 110 में है, 112 में है, या इसको कौन बुलाता है, कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए राष्ट्रपति आहूत करेगा मतलब बुलाएगा और अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति नहीं करेगा क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, इसलिए वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है,
इतनी बातों का इसमें ध्यान रखिए। संयुक्त अधिवेशन, इससे बाहर का संयुक्त अधिवेशन में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, आगे नोट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के क्लॉज 5 में वर्णित है, यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और इसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत भी नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में आ चुके हैं। यहाँ से पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या संयुक्त अधिवेशन हो रहा है जो, तो उसमें विधेयक पारित होगा या नहीं होगा, मतलब विधेयक व्यपगत हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसका प्रश्न था कि व्यपगत नहीं होगा। ठीक, तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसको बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन हो रहा है और लोकसभा का सदन खत्म हो गया, मतलब लोकसभा विघटित हो चुकी है, नए निर्वाचन के लिए लोकसभा तैयार है, तो क्या संयुक्त अधिवेशन होगा? हाँ, अगर यह है तो संयुक्त अधिवेशन होगा। अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो विधेयक व्यपगत नहीं होगा, विधेयक पारित होगा। ठीक है, आगे सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष एक गुप्त बैठक बुला सकता है। ठीक, सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न है। सदन के नेता, लोकसभा का सदन का नेता होता है, उसके आग्रह पर कौन बुलाएगा? लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते हैं। ये भी प्रश्न आया होगा, गुप्त बैठक कौन बुला सकता है, किसके आग्रह पर? तो गुप्त बैठक प्रधानमंत्री दिया रहे या सदन का नेता के आह्वान पर, के आग्रह पर, इसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तभी उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति ऐसे चीज कर दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा गुप्त बैठक बुलाई जा सकती है। आगे अध्यक्ष या सभापति, यहाँ दोनों ध्यान रखिएगा, लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों को एक ही साथ हमने कर दिया, क्योंकि अलग अलग करने से फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या, मतलब बार बार वही चीज रिपीटेशन हो जाए तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर देता है। इनके पास ये पावर है कि अगर सदन के में गणपूर्ति नहीं है तो सदन को स्थगित कर दिया जाए जब तक कि गणपूर्ति पूरी ना हो जाए। सदन के लिए गणपूर्ति की सदस्य संख्या, गणपूर्ति की संख्या का 10वां भाग होता है। मतलब कुल सदस्य जितने भी मेंबर हैं एक सदन के, कुल सदस्य चाहे वो लोकसभा हो या दोनों के अलग अलग है, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग गणपूर्ति के लिए अनिवार्य है। गणपूर्ति के लिए ये अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। इतने होने चाहिए तभी सदन चलेगा, वरना नहीं चलेगा, अनिवार्य है। तो हम ये देखते हैं कि लोकसभा में 1/10वां भाग कितने सदस्य होंगे? लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य। यहां लिख लीजिएगा, लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, और इसी प्रकार राज्यसभा में, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, थोड़ा हम लोग सही कर देंगे इस चीज को। राज्यसभा में 25 सदस्य होना अनिवार्य है। राज्यसभा में कम से कम 25, यानी लोकसभा में 55 और राज्यसभा में कितने? 25। राज्यसभा में 25 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक, अब है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ठीक, इसमें पहला कार्य आप नोट कर लीजिएगा यहां से कि लोकसभा अध्यक्ष यानी अध्यक्ष लोकसभा ही संसदीय समितियों के सभापति को नियुक्त करता है तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। लोकसभा जो सदस्य है वो सारे, जैसे लोकसभा जो सदन है उसमें बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और बहुत जब कोई विधेयक पास होता है तो बहुत सारी चीजें, विरोध प्रदर्शन, इन सारी चीजों को लेकर
अच्छे से विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, कुछ समितियां बना देता है कि इस संदर्भ की समिति के जो भी विधेयक आएंगे, मान लीजिए लोक लेखा समिति, धन के संदर्भ में जितनी भी विधेयक आएगा वो लोक लेखा समिति के पास जाएगा, तो वो चर्चा करेगी। उसमें पढ़े लिखे अच्छे सांसदों को बनाया जाता है, उनके उनके सभापतियों की जो नियुक्ति करता है तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। और संसद की जितनी भी समितियां बनती हैं उनमें से उनके सारे अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। और उनके जो कार्य हैं, समिति किस तरीके से कार्य कर रही है, कैसा कार्य कर रही है, सब कुछ पर्यवेक्षण करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। आगे, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में काम करता है। लोकसभा का सर्वासर्वे अधिकारी होने के नाते लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपने सचिवालय का निर्देश करेगा और उसके नियंत्रण में ही सचिवालय काम करेगा। ठीक, आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही धन विधेयक का निर्धारण किया जाता है, तभी कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग कहेंगे, सर आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया कि धन विधेयक के संदर्भ में पहले उसे स्वीकृति लेनी पड़ती है। हाँ, उससे स्वीकृति लोगे आप कि सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति स्वीकृति ले लेगी कि हम इस नाम से धन विधेयक पेश करने जा रहे हैं। ठीक, सरकार मान के चलती कि धन विधेयक, परंतु जब लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि वो धन विधेयक है नहीं, धन विधेयक है या नहीं। वो इसलिए किया जाता है कि सरकार कोई विधेयक धन विधेयक के नाम पर पास ना करवा पाए। कोई जगह मान लो सरकार अगर कोई मनमानी करनी चाहे, सरकार धन विधेयक के नाम पे उसको पारित करवा के देश में अराजकता जैसे माहौल ना क्रिएट कर सके, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे है लोकसभा के महासचिव। तो अब हाँ, पहले हम ये बता देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ लिख लीजिएगा, जब नोट कर लिया होगा मैं लोकसभा के अध्यक्ष का लिख देता हूं। रह गया है लोकसभा के अध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। तो इनके कार्य शक्ति जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष की शक्तियों को ग्रहण करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करता है। इसका उपाध्यक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करता है। एज उपाध्यक्ष का कोई कार्य नहीं है। ठीक, आगे लोकसभा का महासचिव। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बाद लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है, जो उसको चुनने और नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष के एक और कार्य और शक्तियां हो गई, जिसमें लोकसभा के महासचिव को चुनता है, लोकसभा के महासचिव को चुनना और नियुक्त करना। ठीक, इसका कार्य होगा पहले चुने और शक्ति होगी उसको नियुक्त करना, ये इसका कार्य हो गया। बहुत बच्चे कार्य और शक्ति में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ये हो गया उसका कार्य, मतलब चुनना, और जब उसके पास स्पेशल पावर है ये नियुक्त करे, इसको चुनने के बाद इसको नियुक्त करे, ये हो गई शक्तियां। ठीक, महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है एवं यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। इसका मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की तरह ये हर 5 साल में बदला नहीं जाएगा। इसकी जब तक आयु पूर्ण न हो जाए या इसका कार्यकाल पूर्ण न हो जाए, आयु प्लस कार्यकाल प्लस
कार्यकाल पूर्ण ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए। अब भी कहेंगे सर इसका आयु कार्य का, तो इसके आयु कार्य का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका लोकसभा के नियमावली में है, लोकसभा के नियमावली में इसका आयु कार्य का उल्लेख है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्य द्वारा विशेष बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। मतलब आपको पहले ये ध्यान रखना, विशेष बहुमत है साधारण बहुमत। तो पहला है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक। आगे है इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। मतलब कि आपको पहले 50 सदस्य आपके पास होने से हस्ताक्षर सहित सदस्य का अनुमोदन तब आप कोई विधेयक इसके संदर्भ में, इसको हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में ला सकते हो। आगे है कि इसको हटाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है। 14 दिन पूर्व, इसको ध्यान रखिएगा, 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है, ठीक। ये होगा अनिवार्य। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। मतलब जब अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में विधेयक पर चर्चा चल रही हो तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक अध्यक्ष मतलब पीठासीन नहीं होगा। अध्यक्ष तब तक रहेगा जब तक उसको विधेयक पास नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा, मतलब अध्यक्ष की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, वो साधारण सदस्यों के साथ ही बैठेगा, लेकिन वो अध्यक्ष ही रहेगा जब तक उस पर विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता तब तक, ठीक। ऐसे में उसे कार्यवाही में बोलने व मत देने का अधिकार होगा। मतलब अपनी बात रखने का और मत देने का अधिकार होगा। मतलब उसको अपने विधेयक के हाँ में जवाब देना है या ना में, मतलब विधेयक को पारित करना है या नहीं करवाने के संदर्भ में मत देने का अधिकार, किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। निर्णायक मत का मतलब होता है कि जब कोई विधेयक पारित होने को हो, जब कोई विधेयक पर मत हो और मत बराबर की स्थिति में हो, मत बराबर की स्थिति में हो, मतलब मान लीजिए जिस दिन वोट करना है विधेयक उस दिन 400 सदस्य है और 400 में से 200 हाँ में प्लस 200 ना में कर दें तो उसी स्थिति को कहते हैं निर्णायक, उसी स्थिति बराबर की थी। और जब अब अध्यक्ष की सबसे लास्ट में वोट करता है, अध्यक्ष अगर इसमें हाँ कर दे, इसमें अपना वोट दे तो ये पारित हो जाएगा, अगर इसमें कर देगा तो ना हो जाएगी। इसी को बोलते हैं निर्णायक। मतलब अध्यक्ष जिस तरफ वोट देगा वही विधेयक या तो पारित होगा या नहीं पारित होगा, ठीक है। आगे इसके द्वारा दिया जाने वाला निर्णायक मत का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 में है। इस मत का उद्देश्य गतिरोध को हल करना। निर्णायक मत का उल्लेख कहाँ पे है? वो 101 में है। मतलब अनुच्छेद 100 के क्लॉज 1 में निर्णायक मत का उल्लेख है और इसका उद्देश्य यही है कि जब भी गतिरोध हो ऐसे विधेयक पर, किसी भी विधेयक पर, तो वो उसको हल किया जा सके। संसद के निर्भरता कर लीजिएगा, निर्भरता संबंधी प्रश्न। संसद के सदस्य 2 तरीके से निर्भर हो सकते हैं, 2 तरह से, ध्यान रखिएगा, 2 तरह से। एक दल बदल, एक सामान्य से तात्पर्य है कि जब किसी सांसद के ऊपर या सदस्य के ऊपर मुकदमा कोई चल जाए
या उसने ऐसा कोई आचरण कर दिया जिससे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, तो उस संदर्भ में दल बदल होता है कि आप एक पार्टी, जिस पार्टी से चुने गए हैं छोड़ के आप किसी पार्टी में शामिल हो गए, उसको दल बदल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमको ये समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। संसद सदस्य के निर्भरता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। ठीक, इसमें राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय लेकर कार्य करता है। ठीक, ये हो गया सामान्य, मतलब कोई सांसद के ऊपर मुकदमा चल जाए या उसके आचरण पे कोई सवाल आ जाए, तो उस संदर्भ में जो भी निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति लेगा। राष्ट्रपति लेगा किसकी राय से? किसकी राय से? चुनाव आयोग। ये ध्यान रखिए कि यहाँ लोकसभा अध्यक्ष कर देगा, चुनाव आयोग। आयोग से राष्ट्रपति राय लेगा और ये राय अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है, इसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति के उसमें है। तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में उसकी निर्भरता संबंधी प्रश्नों पर विचार करेगा। अगर वो पाता है कि उस पर दिवालिया हो गया है या वो उसको मुकदमा चल गया है या लाभ के पद धारण कर लिया है, ऐसी कोई भी चीज, ठीक, ऐसी कोई जिससे उसके बाद संसदीय मर्यादा के संदर्भ में देखिए कोई चीजें जिससे संसदीय मर्यादा कम हो रही हो, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग की राय से को हटा सकता है, संसद सदस्य से हटा सकता है। ठीक, दूसरा दल बदल, जबकि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्भरता के प्रश्न के संबंध में फैसला राज्यसभा के सभापति यह कर लीजिएगा और लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति। इसमें कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में अध्यक्ष और राज्यसभा के संदर्भ में सभापति। जो मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए बीजेपी से चुन के गए हैं और बाद में आप कांग्रेस में शामिल हो जाएं, तो अध्यक्ष, अगर आप लोकसभा में हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति। अगर आप बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करेगा कि आपने दल बदल का नियम तोड़े हैं या नहीं। अगर तोड़े हैं तो आपको संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा संसद की निर्भरता संबंधी प्रश्न। अब ठीक है, आगे 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक, लिख लीजिए, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि जो भी निर्भरता संबंधी, जिस सदस्य को निर्भरता संबंधी पर चलेगा, अगर उसको हटाया जाता है तो उसको हटाने के संदर्भ में न्यायालय ये कर सकती है कि अध्यक्ष या सभापति के जिस बेसिस पे उन्होंने निर्णय दिया है कि आपको इस बेसिस के आधार पर हम सदन की सदस्यता से हटा रहे हैं या बर्खास्त कर रहे हैं, तो उसके बेसिस को वो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में सही पाया जाता है तो निर्भरता संबंधी बर्खास्ता बरकरार रखेगी न्यायपालिका, और न्यायालय ये पाती है कि गलत तरीके से किसी भी सदस्य को हटाया गया है तो उसकी निर्भरता संबंधी या उसकी सदस्यता संबंधी बहाल कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कि अगर अगर किसी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा किसी भी सदस्य को गलत तरीके से पद से सदन सदस्यता से हटाया जाता है तो न्यायालय समीक्षा कर लेगा कि उसने जो हटाया वो गलत तरीके से हटाया या वैध तरीके से। अगर वैध है तो यथास्थिति बनी रहेगी, अगर उसने गलत तरीके से हटाया तो उसकी सदस्यता को बहाल कर दिया जाएगा। आगे लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी सदस्य बिना शपथ लिए संसद की बैठक में शामिल नहीं हो सकता। अगर आपको संसद की बैठक में शामिल होना है तो आपको एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना अनिवार्य है और ना ही मतदान कर सकता है। शामिल संसद सदस्यों की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, जब नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति संसद इन लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाता है। शपथ
दिलवाता है। यहाँ दिलवाता से मतलब है, यहाँ दिलवाता से मतलब है, तो मैंने आपको एक शब्द पढ़ा था, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, तो राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता और यह सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलवाता है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति क्यों लिखा है? राष्ट्रपति के नाम से ये शपथ दिलवाता है कि मैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे आपको शपथ दिलाता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति एक माननीय और सभी को खड़े होकर सदस्य शपथ दिलाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए क्योंकि 545 मेंबर होते, 545 मेंबर को शपथ दिलाना इतना आसान काम नहीं, और राष्ट्रपति को और सारे भी काम होते, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है कि मेरे बिहार पे प्रोटेम स्पीकर ही संसद सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। ठीक है, तो ये हम समझ लिया आपने कि राष्ट्रपति दिलवाता है, हमेशा आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, परंतु वो दिलवाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर। यदि कोई संसद का सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक संसद सत्र की बैठक से अनुपस्थिति में रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। मतलब जब भी मान लीजिए आपने सुना होगा, समझा होगा कि भारत में 3 तरह के सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन सत्रों में अगर जैसे मान लीजिए 90 दिन का सत्र हुआ, 3 महीने सत्र हुआ, अगर इस सत्र में 60 दिन तक कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं रहता है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। और कौन खत्म करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, राज्यसभा में सभापति करता है। ठीक है, ये होगा। यहां संसद सदस्य ध्यान रखिएगा, लोकसभा दोनों में, राज्यसभा में सभापति करेगा। ठीक है, आगे कोई व्यक्ति एक ही समय पर संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों में से एक का निर्वाचित होता है, तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। अगर आप मान लीजिए सांसद विधायक हैं और दोबारा आप सांसद चुने जाते हैं, तो आपको विधानसभा के उससे 14 दिन पूर्व नोटिस देकर सदस्यता समाप्त करनी पड़ेगी, नहीं तो लोकसभा की सदस्यता आपकी चली जाएगी। आगे लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा केंद्र में राज्य व राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमने इससे पहले आपको राज्यसभा के संदर्भ में बताया था कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो वो राज्यों, वो चाहे संघ हो या पूर्ण राज्य हो, संघ या पूर्ण राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रोटेम स्पीकर अथवा सामयिक अध्यक्ष, हमें शायद नहीं बताया प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अब बता दें। तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है तथा शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को पूरे सभा में प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेगा और उसको शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलवाना तथा नए अध्यक्ष के चुनाव चुने जाने तो पीठासीन अधिकारी का कार्य करना है। अभी मैंने आपको बताया प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के बिहाफ पर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष के चुने जाने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। आगे है सदन एवं विपक्ष का नेता। सदन मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें एक सदन का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता। सदन का नेता से अभिप्राय मुख्यतः प्रधानमंत्री से होता है या कोई लोकसभा सदस्य या मंत्री हो सकता है जिसे प्रधानमंत्री ने सदन का नेता मनोनीत किया हो। प्रधानमंत्री स्वयं हो सकता है या प्रधानमंत्री, जैसे राज्यसभा में कोई सदस्य है और वो उस सभा के होने के बाद वो मंत्री बना है, तो उसको वहां पे सदन का नेता बना दिया जाता है प्रधानमंत्री के, या लोकसभा में ही बना दिया जाता है सदन में नेता, सदन का नेता, सॉरी इसको कर लीजिए सदन का नेता। सदन का नेता लोकसभा में अगर है तो सामान्यतः प्रधानमंत्री ही बनता है हमेशा, क्योंकि सबसे बड़ा पद उसी का होता है लोकसभा में, तो वो होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा के संदर्भ में वो किसी मंत्री को या
किसी अन्य सदस्य को भी सदन का नेता बना सकता है, मनोनीत किया। इसी प्रकार राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता मनोनीत किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री स्वयं या किसी मंत्री या सदस्य को, लोकसभा सदस्य या मंत्री को लोकसभा का नेता, लोकसभा या राज्यसभा में सदन का नेता बना सकता है। आगे विपक्ष का नेता, संसद के दोनों सदन विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य का कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए, तभी विपक्ष नेता विपक्ष की मान्यता दी जाती है। विपक्षी नेता के होने के लिए कम से कम जो सदन संख्या है, सदन यहाँ होगा, सदन की संख्या के 10% भाग, 10वें हिस्से मतलब आपके पास 55 सांसद लोकसभा में और आप 25 सांसद राज्यसभा में होने चाहिए, तभी आप विपक्षी नेता के पद के लिए योग्य होंगे। ठीक है, चाहिए तभी विपक्षी नेता मांगे। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधा मिलती है। लोकसभा विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापति द्वारा विपक्षी नेता का पद दिया जाता है। मान लीजिए किसी पार्टी को 55 सीटें नहीं है, तो उस 5 साल के अंतर्गत कोई विपक्ष का नेता बनाया नहीं जाएगा जब तक उसके पास 55 सदस्य होंगे नहीं। ठीक है, आगे इसी प्रकार राज्यसभा में विपक्ष का नेता चयन संबंधी विपक्षी पार्टी स्वयं करती है। सॉरी, मैंने बता दिया राज्यसभा के सभापति, लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टी द्वारा स्वयं किया जाता है। ठीक है, उसे नेता को राज्यसभा के सभापति द्वारा औपचारिक मान्यता दी जाती है। ठीक, चुनेगा विपक्षी पार्टी, लेकिन उसको औपचारिक मान्यता राज्यसभा के सभापति से लेनी पड़ती है। अगर कोई विपक्षी दल 10% सीट की न्यूनतम शर्त पूरी नहीं करता है तो औपचारिक रूप से विपक्ष का नेता नहीं माना जाएगा। हालांकि व्यवहार में वह पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका निभा सकती है। विपक्षी पार्टी के रूप में भूमिका निभा सकती है, लेकिन विपक्ष के नेता का दर्जा उसे नहीं दिया जाएगा जब तक उसको 10वें भाग का सदस्य प्राप्त ना हो। आगे संसद के सत्र। संसद के मुख्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई चलता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त चलता है, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर चलता है। ठीक, आगे सत्र आहूत करना। सत्र को बुलाता कौन है? संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर सत्र बुलाने का आदेश जारी करता है। तो सबसे पहले होगा कि राष्ट्रपति जारी करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उससे संबंधित सलाह दे। ठीक, मतलब कि राष्ट्रपति तभी बुलाएगा जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या कैबिनेट इससे संबंधित सलाह दे कि आपको सत्र आहूत करना है, तो राष्ट्रपति सत्र आहूत करेगा। संसद के साथ दो सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना ही चाहिए। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि संसद के सदस्यों को कम से कम साल में कम से कम 2 बार मिलना ही चाहिए। 6 माह से अधिक एक अंदर, मान लीजिए ये जो सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र कि अगर ये सत्र है तो कम से कम 6 महीने बाद तो ये हो, परंतु हमारे 3 कर दिया गया ताकि हम हर 3 महीने बाद एक सत्र आयोजित कर सकें। ठीक है, इसलिए 6 महीने वाला सिस्टम यहाँ पर उतना कारगर नहीं है। आगे सत्रावसान। संसद की किसी भी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहते हैं। सत्र मतलब होता है जैसे बजट सत्र हुआ, बजट सत्र ये जब खत्म होगा इसको बोल देते हैं सत्रावसान। मतलब बजट सत्र का सत्रावसान हो गया। ठीक है, सत्र आहूत मतलब बजट सत्र का आहूत हो गया। बजट सत्र को आहूत किया गया कौन? राष्ट्रपति द्वारा। सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब सत्र को बुलाना और हटाना या खत्म करना ये दोनों कार्य राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के सत्रावधान की मध्य अवधि को अवकाश कहते हैं। मतलब जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच की जो अवधि होगी उसको हम बोलते हैं अवकाश। जैसे ये बजट सत्र फरवरी से मई हो गया,
ठीक, फरवरी से मई होगा। अब जो जून का महीना है ये अवकाश हो कहलाएगा, अवकाश, मतलब जून का जो महीना है वो अवकाश हो जाएगा। और जुलाई से अगस्त जो चलता है ये हो गया सत्र। फिर सितंबर से अक्टूबर तक ये हो गया अवकाश। आगे सुनिए बात, अवकाश क्या होता है? अवकाश होता है दो, एक सत्र के खत्म होने और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के बीच की जो अवधि होती है उसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में आया हो सेम ऐसे, एक सत्र के सत्रावसान, दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की अवधि को, समय अवधि को अवकाश कहते हैं। स्थगन है सदन को कुछ मिनटों, घंटों, दिनों के लिए निलंबित करना स्थगन कहलाता है। मतलब अगर संसद में विपक्षी पार्टी या किसी भी के द्वारा संसद का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है तो कुछ मिनट या गणपूर्ति ना हो तो कुछ मिनट, घंटों या दिनों, दोनों नहीं दिनों होगा, दिनों के लिए निलंबित किया जाना स्थगन कहलाता है। ठीक है, परंतु अनिश्चित काल के लिए भी सदन को स्थगित किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है सत्र विपक्षी पार्टी के द्वारा इतना हंगामा किया जाता है कि अध्यक्ष द्वारा यह बोल दिया जाता है कि संसद को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है, और जब अध्यक्ष को ये लगेगा कि सत्र बुलाना तो राष्ट्रपति के माध्यम से सत्र को फिर से बुलाया जा सकेगा। ठीक, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगन करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष में होती है और राज्यसभा सभापति में होती है। अध्यक्ष द्वारा एवं राज्यसभा के सभापति में होती है। मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के माध्यम से स्थगन किया जा सकता है। तो सत्र आवत और सत्रावसान और स्थगन आपको अच्छे से समझे। सत्र आवत मतलब राष्ट्रपति करेगा, वो बुलाएगा। कब होता है? बजट सत्र शुरू होना तो राष्ट्रपति संसद सदस्यों के पास ये संदेश भेजेगा सत्र आहूत होने वाला है। ठीक है, और जब बजट सत्र जैसे फरवरी से मई तक है, मई के अंत में वो सत्र करेगा कि अब बजट सत्र का सत्रावसान किया जा रहा है, तो उस टाइम सत्रावसान। अब हो गया स्थगन। स्थगन हो गया, संसद सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर विपक्षी पार्टी के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है कि जिससे सदन की कार्रवाई ना हो सके, तो सदन की कार्रवाई नहीं हो रही है इस संदर्भ में अध्यक्ष ये निर्णय लेगा कि हम कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए या अनिश्चित काल के लिए सदन के सत्र को स्थगित करते हैं। ठीक, परंतु बाद में इसको बुलाया भी जा सकता है किसके द्वारा? अध्यक्ष के माध्यम से। ठीक, आगे विघटन, जहां सत्रावसान, इसको सत्रावसान के लीजिए, सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, तो वहीं विघटन पूरे सदन को ही समाप्त कर देता है। मतलब कि अगर विघटन होगा या तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे या लोकसभा अपना कार्य 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, हो जाए तो विघटन हो जाता है। विघटन मतलब अगर विघटित हो गई तो अब नई लोकसभा निर्वाचित होगी, फिर उसके बाद नई लोकसभा के बाद से सदन का कार्य संचालन होगा। ठीक है, आगे राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, केवल लोकसभा ही विघटित होती है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, केवल लोकसभा ही होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और इसके प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या बोलते हैं, 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं। मतलब पद खाली होता है, पद खाली होना, और उतने ही सदस्य फिर से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इतने सदस्य के द्वारा खाली होता है और इतने ही सदस्य फिर से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, आगे लेन डेक सत्र, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है। मतलब नई लोकसभा का जो गठन हुआ, मान लीजिए आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख है, 5 तारीख को जो चुनी गई थी आज से 5 साल पहले, उसका पूरा हो गया कार्यकाल, उस लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया कार्यकाल किसका? जो 5 साल पहले चुनी गई थी ये। अब मान लीजिए 5 सितंबर को फिर से नई लोकसभा चुन के आती है और वो अपना कार्य
तो ये जो सब लास्ट सत्र होता है, ये जो लास्ट सत्र होता है, इसी सत्र को हम लेम डेक सत्र बोलते हैं। वर्तमान लोकसभा केवल सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाए, उन्हें लेम डेक कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब है वर्तमान लोकसभा सदस्य जो इसमें जो सदस्य थे वो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो गए, उनको लेम डेक कहा जाता है। लेम डेक कहा जाता है कि आप जो पहले सांसद थे अब इस बार सांसद नहीं चुने गए हैं, तो आपको हम लेम डेक बोलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सत्र सेशन, जिसमें हमने लोकसभा के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लोकसभा के पदाधिकारी के संदर्भ में पूरी चर्चा कर ली है। इसके बाद हम लोकसभा के संदर्भ में 2 और वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आधे घंटे में हर एक चीज को डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कोई भी चीज छूटे ना, भले 2-4-5 वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए वो चलेगा, लेकिन कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। आपको अच्छे से समझ में, मैंने जो भी चीजें समझाई है अगर आपने अच्छे से समझ ली है और उसको नोट डाउन, जो भी हमने बार बार लिखा हुआ है, उसके बाद जो पीडीएफ में उसके बाद हमने जो चीजें लिखी हुई, अगर आपने उसको लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा तो इस पीडीएफ को बार बार पढ़िएगा और उसमें से पॉइंट्स निकालिएगा और पॉइंट वे में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या पीसीएस हो या आरओ, कोई भी एग्जाम, यहां से जरूर प्रश्न आने हैं और उसी हिसाब से मैंने इस टॉपिक को डिजाइन किया था। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और धन्यवाद आप